हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं यश कुमार। आज हम लोग विज्ञान की अध्याय 6 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो चलते हैं सबसे पहले जानने जैव प्रक्रम क्या है। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण के कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण के कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम के 4 भाग हैं। पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा वहन, चौथा उत्सर्जन है। आगे है पोषण। पोषण के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोषण के बारे में। आखिर पोषण है क्या? पोषण के बारे में दिया गया है भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। फिर से पढ़िएगा। भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा जा सकता है। कौन कौन है देखिए। इसमें है पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण। तो अब हम पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण के बारे में। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। फिर एक बार सुनिए। पोषण का वह तरीका, जरा एक बार देखिए अच्छा से। स्वपोषी पोषण, कौन पोषण? स्वपोषी पोषण। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है, स्वयं बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? स्वपोषी पोषण कहा जाता है। इसके बाद है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण के बारे में ज़रा देखिएगा। विषमपोषी पोषण, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, उसे क्या कहा जाता है? विषमपोषी पोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषमपोषी पोषण। इसमें कौन कौन है? मानव आ जाता है जो विषमपोषी पोषण कर, क्योंकि मानव अपना भोजन खुद नहीं तैयार करता है, वह जीव जंतुओं से, पौधे से ही भोजन अपना प्राप्त करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानना पड़ेगा स्वपोषी पोषण क्या है। स्वपोषी पोषण, चलिए तो देखते हैं स्वपोषी पोषण के बारे में।
स्वपोषी पोषण, पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीव जंतुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। स्वपोषी पोषण किस किस में होता है ये जानिए। स्वपोषी पोषण हरे पौधे में, किसमें? हरे पौधे में तथा कुछ जीव जंतुओं में होता है जो क्या कर सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। अब आता है प्रकाश संश्लेषण। आखिर प्रकाश संश्लेषण है क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। इसको जूम कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानिए। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। अगला है, इसका सूत्र होता है C6CO2 प्लस 12H2O। जब क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में ये आएगा तो क्या क्या होगा देखिएगा। बनता है C6H12O6 जो ग्लूकोज है, उसके बाद 6O2 बनता है, उसके बाद 6H2O बनता है। आगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है इसके बारे में जानिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रथम चाहिए सूर्य का प्रकाश, दूसरा चाहिए क्लोरोफिल, तीसरा चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा चाहिए जल। सूर्य का प्रकाश तो सूर्य से मिल जाता है। क्लोरोफिल पत्ती में होता है, कहाँ होता है? पत्ती में होता है क्लोरोफिल। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आता है, कहाँ से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल में। जिसे हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जल कहाँ आता है? जल कैसे होता प्राप्त करते हैं? स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। आखिर प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या चीज़ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। पहला देखिएगा, क्लोरोफिल द्वारा क्या? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यानी कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को, यानी पत्तियाँ प्रकाश को अवशोषित करती है अपने में। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होना। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का, क्या चीज़ का? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब रंध्र, पत्तियाँ में रंध्र होता है। आखिर जो पानी पौधे ग्रहण करते हैं उसका निष्कासन कैसे होता है? इसके लिए रंध्र होते हैं, इसको स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। चलिए रंध्र के बारे में आगे बढ़ते हैं। रंध्र, स्टोमाटा। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। रंध्र के कार्य कौन कौन है? पहला कार्य, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकल जाता है।
देखिएगा इसमें कौन कौन चीज़ आता है, ज़रा इसको भी देखिए। ये स्टोमाटा का चित्र दिया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ है देखिएगा। स्टोमाटा में सहायक कोशिका जो यहाँ है, ठीक है, अधिचर्म कोशिका। आप पत्ती को तोड़ करके देख सकते हैं, उसको जब माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो इसमें पता चलेगा। ये रंध्र छिद्र होता है, ये जो दिया गया है, इसी के द्वारा पौधे ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं और जल को निष्कासित करते हैं। आगे चित्र, रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय। रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्प उत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं। विषमपोषी पोषण में कौन कौन आता है? विषमपोषी पोषण को हेट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। विषमपोषी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें प्राणी संपोषी पहला, दूसरा मितजीवी पोषण आता है, तीसरा परजीवी पोषण आता है। हम एक एक करके ये तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, होलोजोइक जो प्राणी संपोषण कहलाता है, इसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। जैसे इसमें आता है अमीबा और मानव, अमीबा और मानव आते हैं, ठीक है। दूसरा है मृतजीवी पोषण। कौन पोषण? मृतजीवी पोषण। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। मृतजीवी पोषण में देखिए दिया है, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इसमें कौन कौन जीव आते हैं? इसमें आता है फफूंदी और कवक। कौन कौन आता है? फफूंदी और कवक आता है, जो अपने आप को बनाए रखता है। अगला है परजीवी पोषण। परजीवी नाम से ही आप पता कर सकते हैं कि इसका अभिप्राय पर माने पराया, जीव माने पर माने दूसरा, जीव माने जीने वाला। ये पर माने दूसरा, जीव माने जीने वाला, यानी कि कह सकते हैं कि दूसरे के चलते जीने वाला क्या कहलाता है? परपोषी कहलाता है, परजीवी कहलाता है। परजीवी का देखिएगा पैरासिटिक, परजीवी का क्या होता है? पैरासिटिक होता है। परजीवी देखिए, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन, अपना पोषण प्राप्त करना क्या कहलाता है? परजीवी पोषण कहलाता है। इसमें कौन कौन आता है? इसमें अमरबेल आता है। अमरबेल एक पौधा है जो दूसरे वृक्षों पे लपेटा हुआ रहता है। दूसरा जू यानी ढील को कहते हैं, यानी कि आप लोग तो जानते हैं ढील के बारे में। इसके बाद आता है फीता कृमि। ये फीता कृमि जो दूसरे जीवों के ऊपर अपना आश्रय ढूंढते रहता है। अगला है अमीबा के बारे में चला जा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपना इसके भोजन के लिए कोई मुख नहीं होता है। यह अपने कूट पादुका का उपयोग करके भोजन ग्रहण करता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अमीबा में पोषण कैसे होता है ज़रा देखिएगा। जब भोजन अमीबा के समीप आता है तो
अमीबा अपना कूटपादुका यानी कि शरीर विकसित करने लगता है उसके चारों तरफ से। जैसे ही दूसरा देखिएगा, जब भोजन उसके नज़दीक आ गया तो दोनों तरफ से घेर लेता है। घेर लेने के बाद तीसरा तय उसे बंद कर लेता है और उसे राजधानी में क्या करता है, भेज देता है। जब वहाँ अमीबा के लिए पोषण स्टार्ट हो जाता है और जो बच जाती है उसे क्या करता है, अपने कूटपादों द्वारा फिर से बाहर निकाल देता है। इसी तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ दिया गया अमीबा उनको अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है। उसके बाद खाद्य रिक्तता क्या होती है, खाद्य रिक्तता में जटिल पदार्थ का विघटन फिर सरल पदार्थों में किया जाता है। दूसरा, बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। तीसरा, ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इसी तरह का एक और जीव है पैरामीशियम। पैरामीशियम इसमें भी उसी तरह का पोषण होता है। इसमें देखिए पैरामीशियम, इसके बाद पक्षाभ्य, इसके बाद उस पक्षाभ्य की तरह सतह से वो भोजन को एकत्रित करता है। भोजन विशिष्ट पदार्थ से ही ग्रहण, विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। अब मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण के लिए मनुष्य में पोषण कैसे कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला अंतर्ग्रहण होता है, यानी कि भोजन को मनुष्य अंदर ले जाता है, यानी कि खाना खाते हैं हम लोग। उसके बाद जैसे ही वो पेट में जाता है तो उसका क्या होता है, पाचन होता है। पाचन होने के बाद उस पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, यानी कि जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ उसका शोषण होता है। उसके बाद उस आवश्यकता के अनुसार उसका स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण के बाद जो बच जाता है, जो बिना काम का जो पदार्थ बचता है उसका वही क्षेपण हो जाता है। इतनी क्रिया के बाद मनुष्य में भोजन का सदुपयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। आहार नाल, आहार नाल कहाँ से कहाँ तक है। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुद्दा तक विस्तारित एक लंबी नली है। तो मुंह क्या करता है, भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। क्या करता है, भोजन का मुंह भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। दांत भोजन को चबाता है। जिह्वा भोजन को लार के साथ मिलाता है। हार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार या लार कहते हैं। ये क्या करता है, भोजन को स्टार्च, लार, एलिमिनेशन एंजाइम, मल्टोस, शर्करा जो होता है क्या करते हैं, मिलाता है। उसके बाद भोजन ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका में क्या क्या होता है ज़रा ये देखिएगा। ग्रसिका में होता क्या है, ग्रसिका में जाने के बाद भोजन का मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमाकुंचक गति यानी पेरिस्टालिक मूवमेंट द्वारा ले जाया जाता है। यानी कि ग्रसिका तक भोजन सीधे नहीं जाता है, पेशियों की गति संकुचन और शीतलन और संकुचन के कारण होता है। ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शीतलन दोनों होता है, जिसके चलते भोजन आगे बढ़ता जाता है। यदि ऐसा नहीं होता, भोजन जहाँ जाता वहीं रह जाता। हम लोग अपशिष्ट पदार्थों को बाहर नहीं निकाल पाते। चलिए मानव के पाचन तंत्र के बारे में ज़रा देख लिया जाए। आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं इसके बारे में, फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा योगदान कर दूं। जब भोजन हम लोग करते हैं तो भोजन मुंह से जिह्वा के रास्ते होते हुए अंदर हम लोग के पेट में आता है। जिह्वा
जीभ होती है, उसके बाद मुंह को मुंहगुहा कहते हैं, उसके बाद नली जो होती है, ये वाला नली ग्रसिका कहलाती है। उसके बाद जिस थैली में आता है भोजन उसे अमाशय कहते हैं। उसके बाद इसी के ऊपर यकृत होता है। उसके बाद पित्ताशय होता है, उसी की अगल बगल में देखिए ये वाला पित्ताशय है। उसके बाद पित्त नली भी होती है जो किसी न किसी माध्यम से पेट से जुड़ी रहती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अग्नाशय होता है, देखिए ये वाला अग्नाशय भाग है, अग्नाशय। उसके बाद उसके नीचे परिशेषिका होती है, ये पेट के किसी भाग में रहती है। ये जो पूरा सिस्टम है, पूरा से अन्न चलते हुए अंदर गुदा तक आता है, जिसके से गुदा द्वार कहते हैं, जिसमें अपचित या शरीर के द्वारा उपयोग में न ला जाने के बाद उसे बाहर निकाला जाता है। इसके पहले इसके और विहितांत कलोन होता है जो अपना कार्य करते हैं। उसके पहले क्षुद्रांत्र होता है, इसके बारे में आगे आप लोग जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मानव का पाचन तंत्र है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया आप लोगों को। आगे चलते हैं। तीसरा नंबर आता है अमाशय। अमाशय का अपना एक बहुत बड़ा कार्य है, इसमें बहुत सारी ग्रंथियाँ मिली रहती है। चलिए अमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती है। जठर ग्रंथियाँ से 3 चीज़ें जुड़ी रहती है। फर्स्ट है पेप्सिन, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा श्लेष्मा। पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? पेप्सिन से प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन किससे होता है? पेप्सिन से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे अम्लीय माध्यम तैयार करता है। क्या करता है? अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो पेप्सिन की क्रिया में क्या करता है? क्रिया में सहायता करता है। अगला है श्लेष्मा। श्लेष्मा का यहाँ बहुत बड़ा कार्य है। इस श्लेष्मा ना होता पता ना क्या होता। श्लेष्मा अपने आप में एक उत्तम चीज़ है। ये क्या करता है? अमाशय के आंतरिक स्तर यानी पेट के अंदरूनी भाग को अम्ल से रक्षा करता है। यानी कि यह पेट में फिसलन पैदा करता है, जिसके चलते हम लोग जो खाते हैं वह किसी भी सतह पर टिक नहीं पाता है। यदि श्लेष्मा ना होता तो हम लोग जो खाते वह जिस अंग पे जाता वहीं पे सड़ जाता और सड़ जाता, तो हम लोग उसी समय मर जाते हैं। लेकिन ऐसा श्लेष्मा के कारण नहीं हो पाता है। आगे चलिए क्षुद्रांत में देखते हैं। चौथा नंबर है, इसका भी बहुत बड़ा कार्य है। पहला है आंत्रस। आंत्रस बहुत ही इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये क्या करता है? परिवर्तित करता है। आंत्रस परिवर्तित करता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल ग्लिसरॉल में और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। देखिएगा, आंत्रस परिवर्तित करता है किसको किस में? यानी कि आंत्रस परिवर्तित करता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, तीसरा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। प्रश्न आएगा कि आंत्रस कार्बोहाइड्रेट को किस चीज़ में परिवर्तित करता है? तो क्या आएगा उत्तर? ग्लूकोज में। किसमें? आंत्रस के द्वारा वसा अम्ल किस में परिवर्तित हो जाता है? ग्लिसरॉल में।
आंतरस प्रोटीन को किस चीज़ में बदलता है? अमीनो अम्ल में बदलता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला, यकृत तथा अग्नाशय से स्रावन प्राप्त करती है। यकृत तथा अग्नाशय से क्या करती है? स्रावन प्राप्त करती है। यकृत पित्तरस, पित्त लवण, इसमें वासा, पित्त लवण और वासा आता है। बड़ी गोलिकाओं इमिश्रीकरण, छोटी गोलिकाओं। आगे देखिएगा, अग्नाशय, अग्नाशयिक रस में क्या क्या होता है? अग्नाशयिक रस एमिलेस एंजाइम, दूसरा होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, तीसरा होता है लाइपेज एंजाइम। प्रोटीन, ट्रिप्सिन में पेप्टोन्स बन जाता है। पासा लाइपेज के द्वारा पास अम्ल में बन जाता है। स्टार्च एमिलेस के द्वारा ग्लूकोज में बन जाता है। ये धार्म रोग, दार्ढ्रोम, यह अवशोषण का सतही क्षेत्रफल क्या करता है? बढ़ा देता है। क्या करता है? दार्ढ्रोम का अवशोषण का, दार्ढ्रोम क्या करता है? अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। अवशोषण का सतही क्षेत्रफल कौन बढ़ाता है? तो दार्ढ्रोम। क्या लिखिएगा? दार्ढ्रोम। चलिए, अगला है 5वां, बृहद्रांश। देखिए, बृहद्रांश है, इसके बारे में आगे चलिए। इसमें स्पष्ट लिख रहा है, जल का अवशोषण। क्या? अवशोषण, जल का अवशोषण। देखिएगा, वार्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। यानी कि जल का अवशोषण किया जाता है और वर्ज्य पदार्थ, जो शरीर के लायक जो पदार्थ उचित नहीं है, वो गुदा के द्वारा क्या किया जाता है? शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अगला है श्वसन। अगला है श्वसन। श्वसन पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य पदार्थ सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। चलिए, अगला है, एक बार और देख लीजिए श्वसन को। पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कोशिकीय श्वसन। विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, यानी कि ग्लूकोज कब किस रूप में विखंडित होता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहला आता है ग्लूकोज
इसके बारे में, विखंडन की प्रक्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, जो कोशिका द्रव में होता है। अब पहला है, जब कोशिका द्रव में होता है तो ये 3 चीज़ों के रूप में होता है। देखिए, कोशिका द्रव में जब जाता है तो क्या होता है, इसके 3 गो रूट है। पहला ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति, तीसरा ऑक्सीजन का अभाव। देखिएगा, अनुपस्थिति का मतलब साफा नहीं, उपस्थिति का मतलब पूरा का पूरा भरपूर, और अभाव का मतलब बहुत कम, बहुत कम। तो जब ग्लूकोज कोशिका द्रव में होता है तो ये 3 अवस्थाओं से परिचित होता है। पहला अवस्था है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। इसमें क्या क्या बनता है ज़रा देख लीजिएगा। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, जैसे ईस्ट की ईंधन होता है। दूसरा, ऑक्सीजन का अभाव में क्या होता है, ऑक्सीजन का जब अभाव होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल। यानी कि जब हम लोग दौड़ते हैं, सांस लेते हैं, तो उस समय ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, क्योंकि उस समय जितना हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। इसके चलते हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बनता है, जो शरीर में दर्द का एक मुख्य कारण है। अगला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होता है। जब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहेगा तो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और ऊर्जा में कहाँ में बनता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। ठीक है, चलिए श्वसन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। श्वसन 2 प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। श्वसन 2 प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन और के बारे में हम लोग पहले जानेंगे। चलिए, वायवीय श्वसन क्या है। वायवीय श्वसन में क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानें। वायवीय श्वसन में पहला कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी कि बिना ऑक्सीजन का वायवीय श्वसन नहीं हो सकता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। तीसरा क्या होता है, यह कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय श्वसन कहाँ कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होगा, नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। चौथा, यह अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, यानी कि जब वायवीय श्वसन होता है उसमें बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह किस में होता है, यह कितनी ऊर्जा होती है, 36 ATP। यह किस में, जैसे मानव के शरीर में वायवीय श्वसन होता है, इसके चलते उसको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, आगे अवायवीय श्वसन के बारे में जानिए। ये कहाँ कहाँ होता है, किस किस में, किसके लिए कितना आवश्यक है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है वहाँ अवायवीय श्वसन प्रक्रिया होती है। इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण मतलब पूरा नहीं, जो पूर्ण नहीं हुआ, अपचयन होता है, जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। देखिएगा, मैंने बताया था आपको कि वायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन केवल
कोशिका द्रव में ही होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है। अगला, अवायवीय श्वसन में बहुत कम ऊर्जा प्राप्त होती है। कितना कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, कितना 2 यानी 2 ATP। वायवीय श्वसन में 36 ATP था, है ना, लेकिन इसमें क्या है 2 ATP है। देख लीजिए यार 2 ATP, याद ध्यान रखिएगा। वायवीय श्वसन में 36 ATP ऊर्जा मुक्त होती है, कि अवायवीय श्वसन में 2 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। यह काम किस में होता है, ईस्ट में होता है, ठीक है। अगला, मानव श्वसन तंत्र के बारे में ज़रा हम लोग जानें। मानव श्वसन तंत्र किस किस से मिलकर बना हुआ है। मानव श्वसन तंत्र में पहला आता है नासाद्वार यानी नाक, उसके बाद आता है ग्रसनी, उसके बाद आता है कंठ, उसके बाद आता है श्वासनली, उसके बाद आता है श्वासनी, उसके बाद श्वसनिका, उसके बाद फुसफुस यानी फेफड़े, उसके बाद आता है कोपिका कोश, आगे उसके बाद क्या आता है रुधिर वाहिकाएँ, क्या आता है रुधिर वाहिकाएँ। देखिए इसमें पूरे चित्र में बताया गया है कि कैसा इसमें प्रक्रिया होती है। नासाद्वार से जाता है हवा, नासाद्वार हुआ। मुंह होता है मुंह गोहिका, ग्रसनी हो गया, ये कंठ हो गया, श्वासनली वस्ती वलय हो गया, फुसफुस यहाँ फेफड़ा होता है, इसको फुसफुस कहते हैं। पसली, ये तो पसली होता है, हड्डी को पसली कहते हैं, ठीक है। इधर में कुपिका, इन फेफड़े में कुछ छिद्र होते हैं जो फूलते और सिकुड़ते हैं। उसके बाद श्वसनी भी होता है, यहाँ श्वसनी का इसके आसपास में होता है, और कुपिका नहीं होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी के आगे डायफ्राम होता है, मध्यपट जिसको बोलते हैं। श्वसन की क्रिया मानव श्वसन की क्रिया 2 तरीक़ों से होती है। एक है अंतःश्वसन, उच्छ्वसन। तो अंतःश्वसन के दौरान क्या होता है ज़रा देखिएगा। अंतःश्वसन के दौरान वृक्षीय गुहा फैलती है। दूसरा, पसलियों से संगलन पेशियाँ सिकुड़ती है। तीसरा, वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। चौथा, गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़े में भरती है। यानी उच्छ्वसन में, अंतःश्वसन में क्या होता है, पहला तो वक्षीय गुहा यानी कि शरीर फैलता है। दूसरा, पसलियाँ सिकुड़ती है, पसलियों में संलग्न पेशियाँ सिकुड़ती है। वक्ष ऊपर की ओर यानी सीना ऊपर की ओर उठता है, गति करता है, और हवा फेफड़ों में क्या हो जाती है, भर जाती है। लेकिन वहीं देखिएगा उच्छ्वसन में क्या होता है। उच्छ्वसन में वक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापिस आ जाती है। देखिए अंतःश्वसन में उठती है और उच्छ्वसन में अपने आकार में आ जाती है। दूसरा, पसलियों की पेशियाँ शिथिल हो जाती है, यानी पसलियों की जो पेशियाँ होती है वो स्थिर हो जाती है। अगला, वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है, यानी कि सीना अपने स्थान पर फिर से वापस आ जाता है। यानी कि अंतःश्वसन में फैलता है, ऊपर उठता है, और उच्छ्वसन में नीचे आ जाता है। जैसा कि हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग का सीना ऊपर उठ जाता है, जब छोड़ते हैं तो नीचे आ जाता है। तो जो लेते हैं अंतःश्वसन हो गया, और छोड़ते हैं तो उच्छ्वसन हो गया।
दूसरा, गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड यानी फेफड़ों से बाहर हो जाती है, फेफड़ों से बाहर हो जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि अंतःश्वसन में हम लोग वायु को अंदर लेते हैं और उच्छ्वसन में वायु को बाहर फेंकते हैं। सिंपल सा बात है। चलिए कुछ चीज़ों से अवगत कराते हैं। इसमें दिया है अंतःश्वसन के बारे में, ज़रा एक बार देख लीजिए। सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर लेना, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि जब हम सांस लेते हैं अंतःश्वसन हो गया, सांस छोड़ते हैं उच्छ्वसन हो गया। देखिए उच्छ्वसन, फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना, ठीक है। यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो अंतःश्वसन, सांस छोड़ते हैं तो उच्छ्वसन। यानी कि अंतःश्वसन में ऑक्सीजन अंदर जाता है और उच्छ्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। तीसरा, स्थलीय जीव के बारे में देखिए। श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं कौन? स्थलीय जीव। जो जीव जल में रहते हैं वो क्या करते हैं? वे जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। देखिएगा, प्रत्येक जीवों के लिए प्राकृतिक ने अलग अलग प्रक्रिया से जीवित रहने का तरीका दिया है। जैसे हम लोग पानी में रहेंगे तो जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन वही मछलियाँ स्थल पे आएगी तो भी जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि उसके पास, हम लोग के पास पानी में सांस लेने के लिए कोई ऐसा यंत्र नहीं है। फेफड़ा यानी कि जो जिस तरीक़ा से हम लोग सांस लेते हैं उस तरीक़ा से हम लोग पानी में सांस नहीं ले सकते हैं, जबकि मछलियाँ जिस तरीक़ा से पानी में सांस लेती है उस तरीक़ा से बाहर के वायु में सांस नहीं ले सकती हैं। यानी कि प्रकृति अलग अद्भुत रचनात्मक तरीके से हर चीज़ को बनाई है और ये संसार रमणीय है। अगला देखिएगा, कूपिका, रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कूपिका, रक्त व ऊतकों के बीच गैस का आदान प्रदान कैसे होता है। वायु जिसको O2 बोलते हैं, कूपिका से होकर कहाँ जाती है? रक्तवाहिका में जाती है। रक्तवाहिका में O2 RBC में, किसमें? RBC में किसके साथ मिलती है? हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके। O2 ऑक्सीजन, RBC रेड ब्लड कार्पो माने लाल खून, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbO2 बनाती है। क्या बनाती है? HbO2 बनाती है। इसके बाद देखिएगा, HbO2 बना लेती है। उसके बाद क्या होता है? CO2 का उत्पादन होता है। क्या चीज़ का उत्पादन होता है? CO2 का। उसके बाद ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऊतक में। देखिएगा, यहाँ से चलते हैं। जब Hb2 बनाती है तो क्या होता है? जब SbO2 बनाती है यहाँ, उसके बाद ये आता है धमनी में, O2 जाता है, ऊतक में पहुँचती है। पहुँचने के बाद ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऊतक में होता है। क्या होता है? आगे की बढ़ता है तब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऊतक में हो जाता है। किसके द्वारा? O2 के द्वारा। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बनता है? ऊतक में CO2 का उत्पादन होता है। ठीक है, जब CO2 का उत्पादन हो जाता है तो यहाँ से आइए दूसरा में, CO2 ऊतकों में उत्पादन होता है। उसको CO2 रक्तवाहिका में जाता है। कहाँ जाता है? रक्तवाहिका में जाता है। CO2 रक्तवाहिका में जाने के बाद क्या करता है? यहाँ रक्तवाहिका में गया, रक्तवाहिका CO2 रक्त में विस्तरण हो जाता है, मिल जाता है। जैसे ही रक्त में मिलता है उसके बाद आगे आइए, रक्तवाहिका द्वारा कुपिका में जाता है। CO2 का कुपिका में कोष में विस्तरण होता है, यानी CO2 का कुपिका कोष में अवशोषित होता है। आगे देखिएगा, उसके बाद नसा द्वारा यानी नाक द्वारा CO2 वायु में बाहर निकाल दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया
आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। एक बार मैं छोटा करके बता दे रहे हैं, देखिएगा। वायु से कोशिका में, रक्तवाहिका में आरबीसी सेल हीमोग्लोबिन बनता है, ध्वनि में जाता है, फिर ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज का, फिर CO2 बनता है। इस CO2 के बाद ऊतक में आता है, ऊतक के बाद रक्तवाहिका में जाता है, उसके बाद CO2 में विसरण करता है, उसके बाद रक्त कोशिका में जाता है, उसके बाद कोशिका में विसरण होता है, उसके बाद CO2 बाहर विमोचन कर दिया जाता है, यानी बाहर छोड़ दिया जाता है, जिसमें केवल क्या रहता है, CO2 ही रहता है। आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं बहुत अच्छा से। अब अगला है संवहन। संवहन के बारे में थोड़ा सा हम लोग परिचर्चा करेंगे। संवहन क्या है, इसके बारे में जानना भी हम लोग के लिए आवश्यक है। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र कौन कहलाता है, संवहन तंत्र कहलाता है। यानी कि हमारे शरीर में संवहन तंत्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगला है संवहन तंत्र के मुख्य प्रकार कौन कौन है, यानी मुख्य अवयव कौन कौन है, ये जरा देख लीजिए। संवहन तंत्र का मुख्य अवयव है, पहला है हृदय, दूसरा रक्त नलिका है, तीसरा वहन माध्यम यानी रक्त व लसिका। तो चलते हैं, सबसे पहला रक्त के बारे में जानते हैं। हृदय क्या करता है, रक्त को संचारित करता है। रक्त ठोस अवयव रुधिर कणिका है। द्रवीय अवयव, रक्त दो तरह का होता है। ठोस अवयव रुधिर कणिका होती है, दूसरा द्रवीय अवयव। द्रवीय अवयव में क्या क्या होता है, पीले रंग का तरल पदार्थ जिसमें प्लाज्मा पाया जाता है। इसमें प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में 90% जल होता है। कितना परसेंट, 90% जल होता है। तथा शेष अवयव जैविक प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, कौन, ग्लोब्यूलिन, और अजैविक में कौन कौन होता है, खनिज तत्व होता है। चलिए, ये तो हो गया द्रवीय अवयव में कौन कौन। द्रवीय अवयव में प्लाज्मा होता है, इसमें 90% क्या होता है, 90% जल होता है, ठीक है ना। इसमें दो तरीके के मतलब अवयव होते हैं। जैविक अवयव, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। दूसरा अजैविक होता है जो खनिज तत्व होता है। तीसरा, इधर आइए, ठोस रक्त की जो ठोस अवयव होते हैं, रुधिर कणिका है, उनमें क्या क्या होती है। रुधिर कणिकाएं 3 तरह की होती है। कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती है। पहला है लाल रक्त RBC, दूसरा है श्वेत रक्त, तीसरा है रक्त। इसमें O2 CO2 का वहन हीमोग्लोबिन Hb रक्त को क्या करता है, लाल बनाता है। रक्त को लाल कौन बनाता है, तो हीमोग्लोबिन, कौन, हीमोग्लोबिन। रक्त को लाल कौन बनाता है, हीमोग्लोबिन, कौन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। रक्त को लाल कौन बनाता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। दूसरा है श्वेत रक्त। श्वेत रक्त का काम क्या है, श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर को रोग मुक्त करने में सहायता करती हैं। तो शरीर को रोग मुक्त करने में सहायता कौन करती है, तो श्वेत रक्त कणिकाएं, कौन, श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर को रोग मुक्त करने में क्या होती है, सहायक होती है। तीसरा, रक्त जो होता है प्लेटलेट्स, रक्त का थाका बनाने में सहायता करता है। कौन करता है, रक्त को थाका बनाने में कौन करता है,
रक्त का थक्का बनाने में रक्त प्लेटलेट्स सहायक होता है। रक्त प्लेटलेट्स रक्त को थक्का बनने में सहायक करता है। अगला, रक्त वाहिका कितने प्रकार की होती है और इसका क्या काम है? रक्त वाहिका 2 प्रकार की होती है। रक्त वाहिका 2 प्रकार की होती है। पहला धमनी, दूसरा शिरा। रक्त वाहिका 2 शिराओं से मिलकर बनी होती है। पहला धमनी, दूसरा शिरा। धमनी का कार्य क्या है और शिरा का कार्य क्या है, ज़रा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, धमनी क्या कार्य करती है? धमनी का कार्य है ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। कौन? धमनी ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीजन युक्त खून को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अपवाद में फुसफुस धमनी, ये फुसफुस धमनी है, इसमें ये कार्य नहीं होता है। दूसरा, धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है। तीसरा, इसमें बल्ब नहीं होते हैं। इसमें धमनी में बल्ब नहीं होते हैं। ये सतही नहीं होती है, ऊतकों को नीचे पाई जाती है। ये सतही नहीं होती है, ऊतक के नीचे पाई जाती है। डीप सीटेड, ये गहरी बैठी रहती है। अगला है, चलिए शिरा के बारे में जानते हैं। शिराएँ विभिन्न अंगों से अनॉक्सीकृत का मतलब होता है इसमें ऑक्सीजन न हो, रुधिर यानी खून को एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। देखिएगा, एक है धमनी जो शरीर में ऑक्सीजन को खून में मिश्रित करके पूरे शरीर को क्या करती है? देती है। दूसरा शिरा है जो ऑक्सीजन का उपयोग कर लिए जाने के बाद जो अनॉक्सीकृत यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला जो खून होता है उसे एकत्रित करके फिर से हृदय तक लाती है। इसमें अपवाद में है फुसफुस शिरा, जो ये कार्य नहीं करती है। दूसरा, शिरा की भित्ति कम मोटी होती है व कम लचीली होती है। यानी शिरा जो खून वापस हृदय तक जो ले जाती है वो ज़्यादा मोटी नहीं होती है और लचीली भी नहीं होती है। अगला, इसमें बल्ब होता है। देखिएगा, धमनी में बल्ब नहीं होती है जबकि शिरा में बल्ब होता है। ये सतही होती हैं, यानी कि ये सरफेस पर रहती हैं, ऊपरी भाग में रहती है, जबकि धमनी क्या होता है? नीचे सतही ऊतक के नीचे पाया जाता है। लिए आगे फेफड़े के बारे में जानते हैं। फेफड़े फुसफुसीय शिरा फिर ऑक्सीजनीकृत रुधिर इसमें जाता है। फेफड़ा ये हो गया, फेफड़ा से एक तरफ धमनी एक तरफ शिरा। ये क्या करता है? ऑक्सीजन युक्त खून को, ये वाला ऑक्सीजन युक्त खून को ले जाता है हृदय तक। उसके बाद आप चित्र में देख सकते हैं जैसा कि बताया गया है। ये ऑक्सीजन युक्त खून होता है दायां नींद में, इसे जाता है फेफड़े में। फेफड़े से क्या होता है? फिर दायां नींद में आता है, बायां नीले में होते हुए फिर शरीर के
विभिन्न अंगों में पहुंचा दिया जाता है, उसके बाद विभिन्न अंगों से जो ऑक्सीजन हट जाई गई रहती है उसको फिर से ले जा करके हृदय में पहुंचा दिया जाता है। कि यह एक दूषित करता है, एक ऑक्सीजन युक्त खून को ले जाता है, एक दूषित भी ऑक्सीजन खून को ले जाता है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता उस खून को ले जाता है। दोनों का काम हृदय तक ही ले जाना है। अगला, मानव हृदय एक पंप की तरह होता है। क्या होता है जी? मानव हृदय किस तरह होता है? मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशियाँ मोटी होती है क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है। आप देख सकते हैं महाध्वनि यहाँ दिया गया है। हृदय के बारे में कौन कहाँ क्या है देख सकते हैं। फुसफुस ध्वनियाँ यहाँ है, फुसफुस शिरा यहाँ है, अलिंद यहाँ है, इसके बारे में बताया गया है। शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, इसके बाद दायां अलिंद है ये वाला, सिरे के निचले भाग से महाशिरा तनिलय ये वाला है। विभाजिका ये है जो विभाजित करती है हृदय को 4 व्यस्मों में। ये हृदय का चित्र है, आप लोग एक बार देख सकते हैं। मानव हृदय की अनुप्रस्थ काट जो चित्र में दिखाया गया है, इसमें दिया है हृदय में उपस्थित बल्ब रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रुकना सुनिश्चित करते हैं। लसिका एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका वहन में सहायता करता है। अगला, पादपों में परिवहन किस तरह होता है? तो पादपों में परिवहन 2 तरह से होता है। पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग संदर्भों में हैं। अगला है जाइलम के बारे में हम लोग चलते हैं देखने। जाइलम क्या है? जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण उत्पादकों को पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। क्या करता है? पहले जान लीजिए जाइलम क्या है। पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश और संश्लेषित उत्पादकों को पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। जड़ व मृदा के मध्य आयन संतरण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश करता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण होता है जो जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यही जल पादप के अवयवी भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे को निम्न रूप से सहायता मिलती है। क्या क्या सहायता मिलती है इसको भी देख लेते हैं। पहला, जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलेय खनिज लवणों को ऊपरीमुखी गति में सहायक। दूसरा, पौधों में ताप नियम में भी सहायक होता है।
भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण पौधे में कैसे होता है, ये भी जानिए। प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधे के शेष भागों में पूर्वमुखी तथा अधोमुखी दोनों शिराओं में होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है, अतः सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी यानी ऊर्जा के पराशर बल द्वारा स्थानांतरित होता है। मानव में उत्सर्जन का कार्य कैसे संबंधित होता है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। पहले जानते हैं। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन क्या है जानिए। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित कर देते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग कौन कौन है, इसके बारे में जानकारी जरूरी है। यानी कि मानव के शरीर में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उन्हें किन किन अंगों द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। मानव शरीर में उत्सर्जित अंगों में पहला अंग है वृक्क, जो जोड़े में होता है। दूसरा है एक जोड़ा मूत्रवाहिनी। तीसरा है मूत्राशय। चौथा है मूत्रमार्ग। यानी कि जो उत्सर्जन की क्रिया होती है वह वृक्क यानी किडनी से शुरू होती है। किडनी शरीर में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को प्यूरिफाई करता है। उसके बाद जो अपशिष्ट बच जाते हैं उन्हें मूत्रवाहिनी के द्वारा भेजता है आगे, जो मूत्राशय में एकत्रित होते हैं। ये वाला मूत्राशय हो गया, ये वाला किडनी हो गया, ये वाला नली हो गया। दोनों किडनी अपना अपना कार्य करके वह मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में भेजती है। और मूत्राशय के बाद जब वह कोटा पूरा होता है, मतलब कि तो वह क्या होता है, मूत्रवाहिनी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। वृक्क की संरचना व क्रियात्मक इकाई विक्राणु है, जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। विक्राणु के मुख्य भाग इस प्रकार हैं। कौन कौन है जरा देखिएगा। कोशिका गुच्छ, यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिका का गुच्छ होता है। दूसरा है बोमन संपुट। तीसरा है नलिकाकार भाग। चौथा है संग्रहणी। वृक्क में उत्सर्जन की क्रियाविधि क्या है, जरा ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। क्रियाविधि के बारे में पूछता है, क्रियाविधि बताइए। पहला है बोमन संपुट वाला। इसके साथ ही वृक्क धमनी होती है, वृक्क शिरा होती है। उसके बाद वृक्काणु नलिकाकार भाग होते हैं। संवाहकी संग्राहक नलिका होती है, वाहिनी नली। ये चित्र है जो हर बार पूछता ही रहता है।
इसमें आप देख सकते हैं, धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है तो जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा अन्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में छनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं। वर्णनात्मक पुनः अवशोषण। वृक्काणु में निकले कार्य भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, जल का अवशोषण होता है। तीसरा, कृत्रिम वृक्क यानी किडनी के बारे में जानिए। यदि हमारा किडनी काम करना बंद कर दे तो दूसरे किडनी की सहायता से, कृत्रिम यानी मानव द्वारा बनाए गए किडनी की सहायता से भी हमारा काम चल सकता है। वो कैसे, इसी का जानना जरूरी है। कृत्रिम वृक्क यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। प्रायः एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर है। शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। पादप में उत्सर्जन कैसे होता है, ज़रा देखिए। वाष्पजन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। दूसरा, बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। तीसरा, अन्य अपशिष्ट पदार्थ जेनिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। चौथा, पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही।